जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल सीरीज के अंतर्गत जो आपको सेक्शन बी है, ठीक है ना, जो आपके बुक का सेक्शन बी है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत जो 7वां लेसन है वो है आपको समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है ना। तो इसी टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले जान लीजिए कि ये जो आपका बुक है वो आपको एसवीपीटी है। क्या है? एसवीपीटी है। और इसके अंतर्गत जो आपको इसका जो सेक्शन बी है उसका जो 7वां लेसन है उसी का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो आइए इसी चीज सबको हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, और इसके क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि देखेंगे, और उससे एक क्वेश्चन से जितने सारे क्वेश्चन निकलेंगे सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो इससे हम लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि भारत द्वारा, ठीक है ना, कि दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। देखिए, तो भारत में आपको 2 परमाणु परीक्षण हुए थे, वो आपको कब कब हुए थे इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, इस पर हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। तो देखिए, तो याद रखेंगे कि पहला परमाणु परीक्षण क्या है, पहला परमाणु परीक्षण, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो पहला परमाणु परीक्षण है इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा। तो अगर कब की बात आती है तो ये हो जाएगा आपको 18 मई 1974। कितना हो जाएगा? 18 मई 1974। तो इन चीजों को याद रखना है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 को। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला परमाणु परीक्षण जो है वो आपको कहाँ हुआ था। तो यह आपको पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में। याद रखिएगा कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में। और पोखरण जो है वो आपको राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर जिला में स्थित जो पोखरण है यहीं पर आपको क्या हुआ था कि पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले परमाणु परीक्षण का कोड जो था वो क्या था। तो देखिए, तो पहले परमाणु परीक्षण का जो कोड था वह था आपको स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों, आपसे यहाँ से अगर प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो हमें करना होगा स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो वो आपको पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है, तो वो आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 18 मई 1974 को। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पहले परमाणु परीक्षण के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी कौन थी, तो वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और याद रखिएगा कि मिसेज गांधी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से, किस नाम से, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे? तो आपको ये जो देख रहे हैं इंदिरा गांधी, इन्हें, ठीक है ना। और इन्हीं के समय में आपको पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि पहले परमाणु परीक्षण के समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वो आपको बराहगिरी वेंकटगिरी जो थे वो आपको प्रेसिडेंट थे। क्या थे? प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। तो यहाँ से किसी प्रकार के कोई अगर प्रश्न किया जाए तो उम्मीद है कि आप इसे क्लियर कर लोगे। तो यहाँ से सामान्यतः 3 प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि पहला परमाणु परीक्षण जो है वो आपको कब हुआ था, तो 18 मई 1974 को, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के पोखरण में। और ये जो पोखरण है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। फिर एक इसका जो कोड है, ठीक है ना, पहले परमाणु परीक्षण का वो क्या है, तो वो आपको स्माइलिंग बुद्धा है। और पहले परमाणु परीक्षण के समय जो प्रधानमंत्री थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रपति जो थे उस समय आपको बीबी गिरी थे। अब आइए, अब हम बात करेंगे दूसरा परमाणु परीक्षण से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए, तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो आपको कब हुआ था, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है यह आपको जो हुआ था, ठीक है ना, वो आपको 11 और 13 मई 2 डेट में याद रखिएगा कि 11 और आपको 13 मई 1998 को, यानी कि पहले परमाणु परीक्षण के 24 वर्ष बाद क्या हुआ था कि आपको दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। और इसमें 11 मई को क्या हुआ था कि 3 विस्फोट किए गए थे, और 13 मई को क्या था कि आपको 2 विस्फोट किए गए थे। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुए थे, तो 11 और 13 मई 1998 को। और इस समय क्या हुआ था, 98 में आपको क्या हुआ था कि 5 विस्फोट जो थे वो आपको किए गए थे। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो यह भी आपको पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था?
पोखरण में, और पोखरण जो है कहाँ है, तो ये आपको राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। फिर यहाँ से याद रखिएगा कि आपको जो दूसरे परमाणु परीक्षण है, ठीक है ना, उसका कोड क्या था, तो उसका कोड जो था वो आपको शक्ति 98 था। क्या था, शक्ति 98। तो याद रखना है कि दूसरे परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो क्या था, तो हम कहेंगे शक्ति 98। क्या कहेंगे, शक्ति 98। फिर यहाँ से एक प्रश्न और किए जाएंगे कि दूसरे परमाणु परीक्षण के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, तो वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इन चीजों को याद रखना है। और एक चीज साथियों और याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। और इस समय जो राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, आपको दूसरे परमाणु परीक्षण के समय वो आपको के नारायणन थे। कौन थे, के आर नारायणन। याद रखिएगा कि के आर नारायणन उस समय जो थे वो आपको क्या थे कि दूसरे परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति थे। क्या थे, राष्ट्रपति थे। और के आर नारायणन जो है भारत के प्रथम क्या है कि आपको दलित राष्ट्रपति है। क्या है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो आपको के आर नारायणन, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरे परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री थे। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इनके जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, मनाए जाते हैं। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन होगा कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 11 और 13 मई 1998 को, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, पोखरण में। इसका कोड क्या था, तो शक्ति 98। फिर यहाँ से एक प्रश्न और क्या मतलब कि कर लिया जाएगा कि बताइए कि दूसरे परमाणु परीक्षण में जो आपको प्रमुख भूमिका निभाए थे वो किस वैज्ञानिक ने निभाए थे, तो वो आपको एपीजे अब्दुल कलाम को निभाए थे, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम, क्या कहेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, जिन्होंने आपको दूसरे परमाणु परीक्षण में क्या किया था कि अहम भूमिका निभाए थे। और बाद में चलते हुए भारत के क्या हुए थे कि आपको राष्ट्रपति भी बने थे। क्या बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है कि दूसरे परमाणु परीक्षण के समय जो आपको भारत सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे वो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो इन चीज़ों को भी अच्छे से याद रखना है। और ये आपको 2002 से 2007 तक भारत के क्या रहे थे कि आपको राष्ट्रपति रहे थे। क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। तो इन चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए सीटीबीटी जो है 1996 में क्या किया गया था कि आपको स्वीकार किया गया था। तो आइए इसी सीटीबीटी पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। देखिए सीटीबीटी करने का मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है ना। याद रखना है क्या है कि सीटीबीटी का पूर्ण रूप, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से जान लीजिए। सीटीबीटी, ठीक है ना, सीटीबीटी इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो आपको कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। और यह सीटीबीटी जो है यह आपको 1996 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या किया गया था कि आपको स्वीकार किया गया था। और इसके तहत परमाणु परीक्षण को क्या किया गया था कि पूर्णतः आपको वर्जित किया गया था। क्या किया गया था, वर्जित किया गया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न है ये क्या कि पीटीबीटी जो है वो आपको कब अस्तित्व में आया था। तो पीटीबीटी जो है वो आपको 1963 में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। उसके बाद आपको एनपीटी, क्या है, एनपीटी। तो यह एनपीटी जो है 1970 में क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। और ये सब जो है आपको परमाणु से संबंधित है। क्या है, परमाणु से संबंधित। जैसे देखिए सीटीबीटी तो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, मतलब इसके तहत परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया था। पीटीबीटी यानी करने का मतलब पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है ना। तो यह भी आपको न्यूक्लियर से ही संबंधित था। और इसमें कहा गया था कि खुली आकाश, क्या है, खुली आकाश। इसके अलावा आपको क्या है कि जल में परमाणु परीक्षण करना क्या है कि आपको मतलब कि वर्जित है। बाकी इसमें छूट दी गई थी कि आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं लेकिन किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। एनपीटी यानी कि नन, ठीक है ना, एनपीटी करने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी करने का मतलब हुआ परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है ना। तो यह जो अस्तित्व में आया था यह आपको 1970 में अस्तित्व में आया था। तो इन चीजों को देख लेना है। जब भारत पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उसके बाद आपको एनएसजी बना था यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स बना था, ठीक है ना, 1974 में। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है आपको एमटीसीआर, इसको भी याद रखिएगा। एमटीसीआर 1987 में बना था। तो एमटीसीआर का मतलब क्या हो जाएगा, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, क्या हो जाएगा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कंट्रोल रिजिम। तो यह जो आपको अस्तित्व में आया था 1987 में आया था। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए
तो सबके फंक्शन जो है कुछ अलग है, लेकिन सबका कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वह है आपको निशस्त्रीकरण को क्या करना कि बढ़ावा देना। क्या करना? निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो आपका क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो यह आपको ऑप्शन दे रहा है 1995, 1996, 1997, 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा 1996। क्या हो जाएगा? 1996। आगे देखिए, अब कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है। तो देखिए, तो ये जो वैश्विक ताप वृद्धि है यह आपको वैश्विक सुरक्षा का क्या है कि मामला है। तो देखिए, तो ये जो वैश्विक ताप सुरक्षा है, ठीक है ना, या वैश्विक ताप वृद्धि, इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का क्या होता है कि बढ़ जाने से जब इसके तापमान में क्या होता है बेतहाशा वृद्धि होती है, तो उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारे गैस जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है, ठीक है ना। जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा आपको जलवाष्प हो गया। क्या हो गया? जलवाष्प हो गया, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा आपको क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सब जो है आपको मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है कि आपको जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं कहेंगे, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपको हंसाने वाली गैस है, ठीक है ना, यानी N2O है। क्या है? N2O है। तो देखिए, तो इसमें जो सबसे प्रमुख गैस है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन है, तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और आज देखते हुएगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो आपको काफ़ी ज़्यादा असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है, जिसका खामियाजा जो है हम ही लोगों को क्या है कि भुगतना पड़ रहा है। क्या है? पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। तो देखिए, कल भी आपको बताए थे, तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। तो याद रखना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो कौन है, तो आपको एंटोनियो गुतेरेस। और एंटोनियो गुतेरेस का जो संबंध है साथियों वो आपको पुर्तगाल से है। कहाँ से है? पुर्तगाल से। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि समझना है कि एंटोनियो गुतेरेस का संबंध कहाँ से है, तो हम क्या कहेंगे? पुर्तगाल से है, ठीक है ना। और एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको 9वें महासचिव है। क्या महासचिव है? 9वें महासचिव। तो इस पर ज्यादा विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कल हम बताए थे। आगे चलिए, अब कह रहा है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, तो महासभा पर, सुरक्षा परिषद पर, आर्थिक और सामाजिक परिषद पर, महासचिव पर। तो देखिए, तो विश्व में शांति स्थापना का जो कार्य है, ठीक है ना, क्या है कार्य, वो किसकी जवाबदेही है, तो वो आपको सुरक्षा परिषद की। किसकी जवाबदेही है? सुरक्षा परिषद की। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। राहुल अंदर आ जाइए, उसको अंदर आ जाइए, ठीक है ना। तो देखो, तो ये जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है ना, इसी सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? विश्व में शांति स्थापना करना। तो ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें आपको 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। फिर सुरक्षा परिषद में आपको 5 देश जो है वो आपको अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। देखिए कि अस्थायी सदस्य आपको 5 है, और इसके अलावा आपको अस्थायी जो है वो आपको 10 है। कितने हैं? 10 है। तो इन चीजों को समझना है। तो अस्थायी सदस्य में कौन कौन है साथियों? तो इसमें आपको यूएसए। क्या है? यूएसए है, जिसको हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। यूएके मतलब यूके, ठीक है ना। तो यूके कहने का मतलब क्या हो गया? तो देखिए, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया। इसके अलावा आपको रसिया हो गया। क्या हो गया? रसिया हो गया, ठीक है ना, रूस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको चीन हो गया। क्या हो गया? चीन हो गया। चीन के अलावा आपको इस पे एक और छूट रहा है जो है आपको फ्रांस। क्या है? फ्रांस, ठीक है ना। क्या है? फ्रांस। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जैसे आपको यूएसए, यूके, रूस, चीन, फ्रांस, ये सब आपको सुरक्षा परिषद के क्या है? अस्थायी सदस्य देश है। और इन सदस्य देशों को वीटो शक्ति जो है वो आपको क्या है? प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। अस्थायी कितने हैं, तो 5, और अस्थायी कितने होते हैं, तो आपको 10। क्या है? 10। तो इन चीजों को समझना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि सुरक्षा परिषद का काम क्या है, तो आपको यानी कि विश्व में शांति स्थापना करना। क्या करना? विश्व में शांति स्थापना करना। आगे चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं। तो देखिए, विश्व एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको यानी कि 1 दिसंबर को क्या होते हैं? मनाए जाते हैं। तो देखिए, तो दिसंबर मास से कुछ पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले है आपको विश्व एड्स दिवस। क्या है? विश्व एड्स दिवस। तो याद रखिएगा कि ये जो विश्व एड्स दिवस है यह आपको 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 1 दिसंबर को। तो याद रहेगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं, तो आपको 1 दिसंबर को। क्या है? 1 दिसंबर को। और ये जो एड्स होते हैं वो आपको HIV वायरस के कारण क्या है कि आपको होने वाले रोग है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, उसके बाद आप बात करेंगे 2 दिसंबर को। क्या कहेंगे? 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्या मनाया जाता है?
तो आपको विश्व कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर, ठीक है ना, साक्षरता दिवस क्या है, साक्षरता दिवस। तो यह आपको कब मनाए जाते हैं, तो यह आपको 2 दिसंबर को कब मनाए जाते हैं, 2 दिसंबर को। तो इन चीजों को याद रखना है। 3 दिसंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। तो इसको आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्या है, दिव्यांग दिवस। यह कब मनाए जाते हैं, तो यह आपको 3 दिसंबर को कब मनाए जाते हैं, 3 दिसंबर को। उसके बाद है आपको 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे। क्या है, नेवी डे। यह जो मनाया जाता है वो कब मनाए जाते हैं, तो यह आपको 4 दिसंबर को, कितना को, 4 दिसंबर को। उसके बाद विश्व मृदा दिवस जो कि आपको 5 दिसंबर को। और उसके बाद 10 दिसंबर को आपको विश्व मानवाधिकार दिवस क्या है, विश्व मानवाधिकार दिवस क्या है, विश्व मानवाधिकार दिवस। यह कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह आपको 10 दिसंबर को, कितने को, 10 दिसंबर को। उसके बाद आपको एक याद रखना है राष्ट्रीय किसान दिवस। क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस। तो साथियों राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो आपको 23 दिसंबर को, कितने दिसंबर को, 23 दिसंबर को। उसके बाद है आपको राष्ट्रीय सुशासन दिवस, इसको भी आपको याद रखना है। तो साथियों राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। वो आपको कब मनाए जाते हैं, तो 25 दिसंबर को, कितने दिसंबर को, 25 दिसंबर को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर। ये जो एड्स है वो आपको HIV वायरस के कारण क्या है कि होने वाला रोग है, इसको भी याद रखिएगा। तो एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या है कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड रिबन इसका क्या होता है कि आपको प्रतीक होता है। उसके बाद है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो कंप्यूटर के प्रति क्या है कि लोगों में आपको क्या जागरूकता हो, इसके लिए 2 दिसंबर को क्या होता है कि आपको विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। उसके बाद है आपको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो कि आपको 3 दिसंबर को क्या होते हैं, मनाए जाते हैं। उसके बाद है इंडियन नेवी डे, यह आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ही क्या हुआ था कि भारतीय जो आपको जल सेना है, ठीक है ना, उसने क्या किया था कि आपको पाकिस्तान के जो कराची नेवल बेस है उसको क्या किया था कि आपको बढ़िया से वहां पे बमबारी किया था। और पाकिस्तान को क्या हुआ था कि आपको मतलब कि युद्ध के जो सबक है वो सिखाया था, ठीक है। तो इसी दिन को याद रखने के लिए 4 दिसंबर को क्या होता है कि आपको इंडियन नेवी डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस मनाए जाते हैं। उसके बाद विश्व मानव अधिकार दिवस, तो ये आपको 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये क्यों 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने क्या हुआ था कि मानव अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार किया था। उसके बाद है राष्ट्रीय किसान दिवस, तो यह आपको चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो साथियों राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है वो आपको 25 दिसंबर को क्या होते हैं कि आपको मनाया जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्या है कि जन्म दिवस पर। और राष्ट्रीय किसान दिवस जो होते हैं वो आपको चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं, अमेरिका, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन। तो देखिए तो ये जो नाटो है वो अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ क्या है कि आपको एक सैन्य गुट है। क्या है, सैन्य गुट है। तो देखिए तो नाटो से आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले नाटो का पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया जाएगा। तो नॉर्थ क्या जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक, क्या है, अटलांटिक, ठीक है ना, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, क्या है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। यह आपको क्या होता है नाटो का मतलब कि पूर्ण रूप होता है। इसका मतलब हो जाएगा उत्तरी ध्रुवीय, क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुवीय संधि संगठन। क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुवीय संधि संगठन, या इसी को आप कह सकते हो क्या कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो यह आपको अमेरिका के नेतृत्व में बना था। किसके नेतृत्व में बना था, अमेरिका के नेतृत्व। तो याद रखिएगा कि यह किसके नेतृत्व में बना था, तो यह आपको अमेरिका के नेतृत्व में बना था। तो यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि सर यह है क्या, तो यह आपको एक सैनिक गुट है। कैसा गुट है, सैनिक गुट है। याद रखिएगा कि नाटो क्या है, एक सैनिक गुट है जो आज भी क्या है, कार्यरत है। क्या है, कार्यरत है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि यह क्यों बना था, तो यह आपको शीत युद्ध काल में क्या हुआ था कि आपको अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो बढ़ते तनाव थे उसको देखते हुए यह बना था। फिर किसका गठन जो हुआ था वह कब हुआ था, तो साथियों ये जो नाटो है इसका गठन जो हुआ था वो आपको 4 अप्रैल, कितने अप्रैल, 4 अप्रैल 1949 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसका जो आपको मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स जो है इसका वो आपको कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे वो आपको ब्रुसेल्स में। कहाँ है, ब्रुसेल्स में। याद रखना कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। नाटो
का मुख्यालय ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स जो है वो आपको बेल्जियम की क्या है, राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी। तो याद रखना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। और ब्रुसेल्स क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि इसमें सदस्य राष्ट्र अभी कितने हैं, तो साथियों इसमें सदस्य राष्ट्र जो है अभी 30 है। कितने हैं? 30 है। तो आपका यहाँ से प्रश्न क्या आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये जो नाटो है, क्या है, नाटो है, ठीक है ना। नाटो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक सैनिक संगठन है, ठीक है ना, जो आपको किसके नेतृत्व में बना था, तो आपको अमेरिका के नेतृत्व में बना था, ठीक है ना। और यह कैसा गुट है, तो सैन्य गुट है। क्या है? सैन्य गुट है, यानी कि यह शीत युद्ध काल में बनने वाला क्या है, कि आपको सैनिक संगठन है। और इसका गठन जो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो है क्या है, ये आपको बेल्जियम की राजधानी है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो आपको 30 है। क्या है? 30 है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। तो उम्मीद है साथियों कि ये सारे चीज जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग फटाफट इसका क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम आते हैं तो अगले टॉपिक पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। शुरू करते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए कि विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में, एशिया के चीन और भारत में, लैटिन अमेरिकी देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए तो विश्व में सबसे अधिक जो सशस्त्र संघर्ष होते हैं, ठीक है ना, वह आपको क्या होते हैं, अफ्रीका महादेश में होते हैं। क्योंकि देखते होइएगा अफ्रीका महादेश के जो अधिकांश देश है वहाँ पर आपको क्या है कि आपको सैनिक शासन जो होते हैं वो आपको स्थापित हो जाते हैं। मतलब कि वहाँ से चुने हुई जो सरकार है, ठीक है ना, उसे हटा दी जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अक्सर आपको गृह युद्ध जैसे माहौल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में आपको सबसे अधिक क्या होता है, सशस्त्र संघर्ष जो होते हैं पाए जाते हैं। अब देखिए अब अगला क्या करा कि किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है। तो ये आपको सामूहिक सुरक्षा में, किसमें होता है, सामूहिक सुरक्षा में। तो देखिए तो सामूहिक सुरक्षा करने का मतलब क्या हुआ कि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण जो है क्या है, सभी राष्ट्रों पर आक्रमण है, इस सिद्धांत पर वो क्या करता है कि आपको कार्य करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि शांति निर्माण विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये आपको कांगो के गृह युद्ध में हुआ था। कहाँ हुआ था, कांगो के गृह युद्ध में। तो इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि कोरिया युद्ध है, इसके अलावा आपको खारी युद्ध है, क्या है, खारी युद्ध है, इराक युद्ध है, क्या है, इराक युद्ध है। तो इस सबको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको जानते हो, यानी क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कांगो जो है वो आपको कब स्वतंत्र हुआ था, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो कांगो है, क्या है, कांगो है, ध्यान से सुनिएगा, यह आपको अफ्रीका महादेश स्थित क्या है, आपको एक देश है जो आपको 1960 में क्या हुआ था कि आपको स्वतंत्र हुआ था, काफी संघर्ष के बाद, ठीक है ना। उसके बाद है आपको कोरिया युद्ध। इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट कोरिया युद्ध जो है, ठीक है ना, वो आपको कब से कब तक चला था, तो पहला कोरिया युद्ध 1950 से लेके 1953 तक चला था। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है कि पहला कोरिया युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1950 से 1953 तक। आगे देखिए अब जो है अगला इसमें एक है खारी युद्ध। क्या है, खारी युद्ध। तो देखिए तो खारी युद्ध जो हुआ था 1990-91 में। कब हुआ था, 1990-91 में। और इस खारी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। और यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जिससे क्या हुआ था कि टेलीविजन पर प्रकाशन जो था वो आपको किया गया था, प्रकाशन नहीं किया गया, प्रसारण, ठीक है ना। यानी कि पहले खारी युद्ध का ब्रॉडकास्टिंग जो था वो आपको क्या हुआ था, किया गया था, जिससे लोग टीवीओ पर क्या किया था, देखा था, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझना है। उसके बाद है आपको इराक युद्ध। क्या है, इराक युद्ध। तो ये जो इराक युद्ध है यह सद्दाम हुसैन के लिए हुआ था आपको 2003 में। क्या है, 2003 में। यानी कि अमेरिका और उसके समर्थित देशों के द्वारा क्या हुआ था कि इराक पर जो सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए क्या हुआ था कि आपको युद्ध किया गया था, ठीक है ना, जो कि आपको 2003 में किया गया था। तो इन चीजों को समझना है। उस समय इराक के जो सबसे बड़े तानाशाह थे कौन थे, सद्दाम हुसैन, ठीक है ना, जिसे आपको 2003 में पकड़ लिया गया था और 2006 में फांसी दे दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि अमेरिका ने, ठीक है ना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बातों की अवहेलना करते हुए इराक पर कब अटैक कर दिया था, तो 2003 में। इन बातों को अच्छे से याद रखना। पहला खारी युद्ध कब हुआ था, तो 1990-91 में हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि इराक जो था कुवैत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ था कि आपको यह खारी युद्ध हुआ था। और कुवैत को क्या हुआ था कि आपको 19वां प्रांत जो था आपको इराक ने घोषित कर लिया था। तो कुवैत को इराक से मुक्त कराने के लिए ही पहला खारी युद्ध हुआ था। कोरिया युद्ध जो कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच 1950 से 53 के बीच हुआ था। कांगो जो स्वतंत्र हुआ था 1960 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए आगे देखिए अब जो है अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख
कि इस अधिकारी के अधीन है। तो देखिए महासभा के अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, महासचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासचिव। क्या हो जाएगा? महासचिव। यानी कि विश्व में शांति स्थापना करने के उद्देश्य से ही क्या हुआ था कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए कह रहा है कि कोरियाई की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था, ठीक है ना। एक है इसमें शांति स्थापना, एक है सत्ता का संतुलन, एक है शांति निर्माण और एक है आपको सामूहिक सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा वो आपको सामूहिक सुरक्षा। क्या होगा? सामूहिक सुरक्षा, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। और यह आपको सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जो है 1950-53 में पहले कोरियाई युद्ध के समय ही क्या हुआ था कि आपको अपनाया गया था। तो इन चीजों को समझना है। आगे देखिए अब कहा कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था। तो देखिए तो नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम जो है वो आपको अमेरिका बनाया था। कौन बनाया था? अमेरिका, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम क्या है, युद्ध कार्यक्रम जो बनाया था वो आपको कौन बनाया था? तो यह आपको अमेरिका बनाया था। और उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, वो आपको रोनाल्ड रीगन थे। कौन थे? रोनाल्ड रीगन थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम कौन बनाया था? तो यह आपको अमेरिका बनाया था, यानी कि यूएसए ने बनाया था। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था। तो यह आपको 1952 में बना था। कब बना था? 1952 में। तो इसी को कहा जाता है यूएनओ निशस्त्रीकरण। क्या कहा जाता है? यूएनओ, ठीक है ना, निशस्त्रीकरण। क्या है? निशस्त्रीकरण। यह आपको कब बना था? तो 1952 में। कितना में बना था? 1952 में। तो याद रखिएगा कि यूएनओ निशस्त्रीकरण कब बना था, तो हम क्या कहेंगे? 1952 में। और इसका उद्देश्य था कि आपको दुनिया को क्या करना, कि आपको घातक हथियार जो है उस सबसे क्या करना है कि आपको बचाना। दुनिया में जो घातक हथियार बन रहे हैं उस पर क्या करना है कि आपको रोक लगाना। क्या करना है? रोक लगाना। आगे देखिए अब कह रहा है कि नव उपनिवेशवाद पदबंध को किसने गढ़ा था। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ए में मिस्र के कर्नल से, चीन के माओ जेदुंग, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के एन क्रूमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाना के एन क्रूमा, ठीक है ना। इसी ने सबसे पहले क्या किया था कि नव उपनिवेशवाद पदबंध जो है इसे गढ़ा हुआ था। तो इन चीजों को याद रखना है। अब है अगला प्रश्न की शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था। तो यह आपको डीन अचेसन था। कौन था? डीन अचेसन। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया था। तो इसमें एक है आपका परमाणु अप्रसार संधि। तो देखिए तो इसको हम समझा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आएगा हम उसी को समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए परमाणु अप्रसार संधि क्या है? अप्रसार संधि। तो देखिए परमाणु अप्रसार संधि जो है ये आपको 1970 में क्या हुआ था कि आपको अस्तित्व में आया था। और भारत इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है, क्योंकि भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता है। क्योंकि देखिए परमाणु अप्रसार संधि में यह बात स्पष्ट कहा गया था कि दुनिया के 5 महाशक्ति के अलावा अन्य देश जो है वो आपको परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो वह 5 देश जो है वो आपको कौन कौन है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो वह था आपको अमेरिका, क्या था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया। इसके अलावा दुनिया के अन्य देश जो है वो आपको परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। था भारत इसको भेदभावपूर्ण माना और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। और इसके बाद क्या हुआ था 1974 में भारत ने अपने यहाँ पहला परमाणु परीक्षण करके क्या किया था कि आपको इसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। हालांकि भारत ने कहा था कि हम अपने रचनात्मक कार्यों के लिए क्या करेंगे कि आपको परमाणु परीक्षण जो है वो आपको किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद है एक है आपको पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या है? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। याद रखिएगा पाक्षिक क्या है? पाक्षिक परीक्षण क्या है? परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो साथियों पाक्षिक परीक्षण जो प्रतिबंध संधि है यह आपको कब हुआ था? ध्यान से सुनिएगा। यह आपको 1963 में हुआ था। इसी को कहते हैं पीटीबीटी। क्या कहते हैं? पीटीबीटी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है अगला आपको व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या है? व्यापक परीक्षण। याद रखिएगा व्यापक परीक्षण क्या है? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसको कहते हैं सीटीबीटी। क्या कहते हैं? सीटीबीटी। तो साथियों ये जो सीटीबीटी है यह आपको अस्तित्व में आया था 1996 में। कितना में आया था? 1996 में। तो याद रहेगा कि सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया था? तो वो आपको 1996 में आया था। कितना में आया था? 1996 में आया था। इसी को कहते हैं व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या कहते हैं? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि सीटीबीटी। क्या कहेंगे? सीटीबीटी। तो यह अस्तित्व में कब आया था? तो 1996 में। और इसी में आपको क्या किया गया था कि आपको स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई भी देश जो है वो आपको परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद ही 2 साल बाद ही क्या हुआ था कि भारत ने क्या किया था कि आपको दूसरा परमाणु परीक्षण किया, ठीक है ना, 11 और 13 में 1998 को। और उसी साल क्या हुआ था कि आपको
पाकिस्तान जो है उसने भी क्या किया था कि आपको परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो परमाणु प्रसार संधि 1970 में अस्तित्व में आया था। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद है आपको व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यह आपको 1996 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, यह आपको 1974 में अस्तित्व में आया था। ठीक है ना। तो इन सबों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, देख लेना। इसके अलावा आपको क्या है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, यह आपको 1987 में अस्तित्व में आया था। ठीक है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। क्या करना है? समझना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ एनएसजी यानी कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह कब अस्तित्व में आया था? 1974 में। उसके बाद है आपको यानी कि मिसाइल प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, नियंत्रण व्यवस्था, जिसको कहते हैं एमटीसीआर। क्या कहते हैं? एमटीसीआर। भारत इसका 35वां सदस्य राष्ट्र है। ठीक है ना। तो एमटीसीआर जो है अस्तित्व में आया था कब, जानते हैं? तो वह आपको यानी कि 1987 में। तो देखिए, तो अभी एमटीसीआर में 35 राष्ट्र है। कितने राष्ट्र हैं? 35। हमारा भारत जो है 35वां है। और एनएसजी में जो अभी सदस्य राष्ट्र है वो आपको 48 है। क्या है? 48 है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। क्या करना है? समझना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए कि दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे आपको तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका। तो इसमें मतलब सत्ता का संतुलन, आतंक का संतुलन, शीत युद्ध, तनाव शैथिल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनाव शैथिल्य। ठीक है ना। आगे देखिए, करा के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो देखिए, सत्ता का संतुलन, शांति की स्थापना, शांति निर्माण, सामूहिक सुरक्षा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको शांति की स्थापना। क्या हो जाएगा? शांति की स्थापना, साथ साथ आपको सामूहिक सुरक्षा, ठीक है ना, शांति निर्माण, ये सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो विश्व में शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से, ठीक है ना, सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य से। लेकिन यहाँ दिए गए ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो आपको है सामूहिक सुरक्षा। क्या है? सामूहिक सुरक्षा। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में आपको सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को विशेष स्थान जो है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है, क्या है? चार्टर है। ठीक है ना। उस चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो वह आपको 111 अनुच्छेद है। और वहीं अगर आपको पूछ लिया जाए अध्याय कितने हैं, तो अध्याय जो है वो आपको कितने हैं? तो वह आपको 19 है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। अब आइए, अब इसके जो कुछ एक लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि आपको देख लेते हैं। क्या करते हैं? देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है, जैसे आपको वर्साई की संधि, क्या है? वर्साई की संधि। तो देखिए, तो वर्साई की संधि कब हुई थी इस बात को समझिए सबसे पहले। ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको वर्साई की संधि हुई थी। क्या हुई थी? वर्साई की संधि। तो याद रखिएगा कि वर्साई की संधि जो हुई थी यह आपको 1919 में हुई थी। कितनी में हुई थी? 1919 में। याद रखना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में। और इस संधि के द्वारा साथियों जर्मनी का क्या किया गया था? विसैन्यकरण किया गया था। यानी कि जर्मनी का क्या किया गया था? तो विसैन्यीकरण। क्या है? विसैन्यीकरण किया गया था। कहने का मतलब हो गया कि जर्मनी को सेना रखने पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध जो था वह आपको क्या कर दिया गया था? लगा दिया गया था। तो याद रखेंगे कि वर्साई की संधि 1919 में, ठीक है ना। और वर्साई की संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो सबसे ज्यादा अगर आपको कोई क्षति अगर आपको झेला था तो वह आपको कौन झेला था? जर्मनी झेला था। कौन झेला था? जर्मनी। क्योंकि जर्मनी के क्या हुआ था कि संधि के बाद इसके जो आपको आर्थिक संसाधन से जो परिपूर्ण क्षेत्र था उसको मित्र राष्ट्रों ने क्या कर लिया था कि आपको आपस में बांट भी लिया था। ठीक है ना। इसके अलावा जर्मनी को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया और उस पर भारी जुर्माना जो था वो आपको ठोक दिया गया। ठीक है ना। इसके अलावा आपको जर्मनी के सेना रखने पर भी क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इन चीजों को भी समझना है। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कितना तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। तो ये भी बात आपको याद रखना है। 1914 से 1918 तक आपको क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो आपको चला हुआ था। इस बात को अच्छे से याद रखना है। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में। ठीक है ना। इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। इसमें से धुरी राष्ट्र का एक जो राष्ट्र था जर्मनी, उसके साथ वर्साई की संधि की गई थी। वहीं धुरी राष्ट्र के जो अन्य राष्ट्र है जैसे तुर्की, क्या है? तुर्की। तो तुर्की के साथ आपको सेवर्स की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? सेवर्स की संधि। तो साथियों याद रखिएगा कि सेवर्स की संधि जो है आपको मित्र राष्ट्र ने किसके साथ किया था? तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। और एक चीज को याद रखिएगा कि ये जो सेवर्स की संधि है, इस सेवर्स की संधि के द्वारा क्या हुआ था जानते हैं कि आपको इस्लाम जगत के जो सबसे बड़े पद है खलीफा, क्या है? खलीफा। उस खलीफा पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। ठीक है ना। अब आइए, अब हम चलते हैं आगे। अगला क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा
अगला है कि 1952 में क्या बना था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निशस्त्रीकरण आयोग बना था। 1957 में क्या बना था, तो देखिए तो 1957 में आपको IAEA बना था। क्या हुआ था, IAE बना था, यानी कहने का मतलब हुआ इंटरनेशनल, क्या हो गया, इंटरनेशनल, ठीक है ना, क्या है, इंटरनेशनल, ठीक है ना, एटॉमिक, क्या है, एटॉमिक, याद रखिएगा, क्या है, नेशनल एटॉमिक एनर्जी, क्या है, एनर्जी एजेंसी, क्या है, एजेंसी, क्या है, एजेंसी, यह आपको बना था। यानी कहने का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय आपको परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है वो आपको कब बना था, तो वह आपको 1957 में बना था। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका मुख्यालय क्या है, तो वह आपको यानी कि वियना में, क्या है, वियना में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका अगर हम हेड क्वार्टर पूछ देंगे, क्या पूछेंगे, हेड क्वार्टर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो जाएगा आपको वियना, क्या हो जाएगा, वियना। और साथियों वियना जो है वो आपको कहाँ है, तो ये आपको ऑस्ट्रिया में, कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, और कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ का क्या हुआ था, तो देखिए तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, याद रखिएगा। तारीख था आपको 25 दिसंबर, कितना था, 25 दिसंबर, याद रखिएगा 1991। इस दिन क्या हुआ था कि आपको USSR का विघटन हुआ था और सोवियत संघ को क्या हुआ था कि आपको 15 खंडों में तोड़ दिया गया था। कितने खंडों में, 15 खंडों में सोवियत संघ को तोड़ दिया गया था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद क्या हुआ था कि पूरे दुनिया में आपको एक ध्रुवीयता व्यवस्था जो थी वो आपको लागू हुई थी, मतलब कि एक ध्रुवीय व्यवस्था, क्या है, एक ध्रुवीय व्यवस्था, जो कि आपको सोवियत संघ के विघटन के बाद लागू हुआ था। और पूरे दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व जो था वो आपको बढ़ गया। तो इसी को क्या कहा गया, एक ध्रुवीय व्यवस्था, क्या कहा गया, एक ध्रुवीय व्यवस्था, ठीक है ना। तो 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद देखिए क्या करा है, 1946 से 1991 तक डॉट डॉट क्या था कि आपको बना रहा, क्या रहा, बना रहा। तो देखिए तो इसमें क्या हुआ था, ध्यान से सुनेंगे कि सोवियत संघ और आपको अमेरिका के बीच क्या था कि आपको शीत युद्ध का दौर था। ये क्या था, शीत युद्ध का दौर था, यानी कि यह भय का, आतंक का क्या था, माहौल था, क्या था, माहौल था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध कब तक चला था, तो 1946 से 1991 तक, ठीक है ना। और सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था कब हुआ था, तो वो आपको 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि समझना है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला करा है 1990 में दो जर्मन राज्यों का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। क्योंकि आपको पता होगा कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, ठीक है ना, शीत युद्ध काल में, वो आपको 1990 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1990 में। याद रखिएगा कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का दोनों जो एक हो गया था वो आपको कब हो गया था, 1990 में। और 1989 में आपको ये जो बर्लिन की दीवार था उसको तोड़ दिया गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बर्लिन की दीवार बना कब था, तो यह आपको 1961 में बना था। और बर्लिन की दीवार को तोड़ा कब गया था, तो साथियों बर्लिन की दीवार को 1989 में तोड़ा गया था। और बर्लिन की दीवार को तोड़ने के बाद 1990 में पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जो था वो आपको एक हो गया था। तो शीत युद्ध काल में पश्चिमी जर्मनी जो था वो आपको अमेरिका के साथ था, जबकि पूर्वी जर्मनी जो था सोवियत संघ के क्या था, साथ था। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों का एकीकरण जो हुआ था 1990 में हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि 1800 यानी कि 15 से 1914 क्या है, 1914 तक डॉट डॉट बना रहा था। ये आपको सत्ता का संतुलन जो था वो आपको बना रहा था। तो इन चीजों को समझना है। आगे देखिए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि कुछ आपको क्या है कि एक शब्द में उत्तर देने वाले जो प्रश्न है उसको समझिए। कह रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किस राष्ट्रपति की हत्या करके क्या हुआ था कि अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले अफगानिस्तान में तालिबानी शासन पहली बार स्थापित कब हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, तो तालिबान ने अफगानिस्तान में पहली बार जो अपनी शासन स्थापित किया था 1996 में। कितना में किया था, 1996 में। और उस समय सोवियत संघ के जो सोवियत संघ कहते हैं, जो अफगानिस्तान के जो आपको राष्ट्रपति थे उसका नाम था नजीबुल्लाह। क्या नाम था, नजीबुल्लाह। याद रखिएगा क्या नाम था, नजीबुल्लाह। तो इसी नजीबुल्लाह की क्या हुई थी कि आपको हत्या करके, क्या करके, हत्या करके तालिबान ने क्या किया था कि आपको अफगानिस्तान में क्या किया था कि तालिबानी शासन को स्थापित किया था। तो तालिबानी शासन अफगानिस्तान में आपको 1996 से 2001 तक रहा। कितना तक रहा, 2001 तक रहा। कहाँ, तो आपको अफगानिस्तान में। कहा, अफगानिस्तान में। इसके बाद क्या हुआ था कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आपको क्या हुआ था कि 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ। क्या हुआ, हमला हुआ। और उसके बाद क्या हुआ था कि अमेरिका ने क्या किया था कि आपको ये जो अफगानिस्तान है, क्या है, अफगानिस्तान है, वहाँ से आपको तालिबानी शासन को समाप्त करके वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार का क्या करवाया था कि आपको मतलब गठन करवाया था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो तालिबानी शासन अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में पहली बार कब स्थापित हुई थी? 1996 में, ठीक है ना। और कब तक चला था? तो 1996 से 2001 तक, ठीक है ना। और 1996 में राष्ट्रपति कौन थे जिसकी हत्या करके तालिबानी शासन स्थापित हुआ था? तो वह आपको नजीबुल्लाह थे। कौन थे? नजीबुल्लाह थे। आगे देखिए, और अभी भी आपको 2021 में याद रखिएगा कि फिर से, ठीक है ना, कि आपको अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ही स्थापित हुई। क्या हुई है? तालिबानी शासन स्थापित हुई, जिसमें आपको कहीं ना कहीं जो आपको भूमिका है वो आपको पाकिस्तान और चाइना का है। किसका है? पाकिस्तान और चाइना के सहयोग से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को समझना है। फिर अफगानिस्तान की कभी कभी राजधानी पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है? काबुल है। और इस अफगानिस्तान को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? तो हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि शांति निर्माण के प्रयास कौन कर सकता है? तो देखिए, तो शांति निर्माण के जो प्रयास है वो आपको कौन कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, वो आपको सुरक्षा परिषद करेंगे। कौन करेंगे? सुरक्षा परिषद। अभी बताए थे। और सुरक्षा परिषद में जो सदस्य राष्ट्र है उसकी संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद में सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो आपको 15 है, जिसमें से आपको 5 अस्थायी है और 10 जो है वो आपको अस्थायी है। तो इस प्रकार से टोटल सदस्य कितने हैं? तो आपको 15 है। और इस सुरक्षा परिषद का जो कार्य क्या है? तो आपको विश्व में शांति स्थापना करना है। क्या करना है? शांति स्थापना करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह 1956 में संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कार्य ने किस संकट का निराकरण किया था? तो वह था आपको स्वेज संकट। क्या था? स्वेज संकट। तो देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा स्वेज नहर से। किससे पूछा जाएगा? स्वेज नहर से। तो देखिए, स्वेज नहर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो जिन बच्चों का ज्योग्राफी है वो भी बच्चे थोड़ा सा अच्छे से क्या करेंगे कि आपको ध्यान देंगे। क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो सबसे पहले साथियों, स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1859 में। और यह आपको 1869 तक क्या हुआ था? चला था। मतलब कि स्वेज नहर जो है वो आपको 10 वर्ष में बनकर क्या हुआ था? कि आपको तैयार हुआ था। कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ था? 10 वर्ष में। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि ये जो स्वेज नहर है व्यापार के लिए कब खोला गया था? 1869 में। फिर स्वेज नहर किसे जोड़ता है? तो याद रखिएगा कि स्वेज नहर जो है वो आपको भूमध्य सागर, किसको? भूमध्य सागर और आपको लाल सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है? तो वो आपको स्वेज नहर जोड़ता है। कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि स्वेज नहर की लंबाई जो है वो आपको कितनी है? तो आपको 163 किलोमीटर है। कितनी है? 163 किलोमीटर है। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। स्वेज नहर स्थल को काटकर बनाया गया था। और स्वेज नहर के जो उत्तरी छोर है, क्या है? उत्तरी छोर। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पोर्ट सैयद। क्या कहते हैं? पोर्ट सैयद, ठीक है ना। और इसके जो दक्षिणी छोर है उसको कहते हैं पोर्ट स्वेज। क्या कहते हैं? पोर्ट स्वेज। याद रखिएगा कि इसके जो आपको साउथ छोर है उसको क्या कहा जाता है? पोर्ट स्वेज। यहाँ से क्वेश्चन आएगा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों, स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह आपको 1956 में हुआ था। क्या हुआ था? 1956 में हुआ था। तो देखिए, तो 1956 में क्या हुआ था कि आपको फ्रांस, ब्रिटेन वो जो था आपको स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण को पलटना चाहा था, ठीक है ना। तो उस समय भी आपको क्या होता कि बहुत बड़ी संकट जो थी वो आपको आ गई थी, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। और इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र के कर्नल नासिर ने किया था। कौन किया था? मिस्र के कर्नल नासिर। इसका मतलब कि स्वेज नहर पर किस देश का क्या अधिकार है? तो आपको मिस्र का है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1859 में। इसका निर्माण कार्य जो कब पूर्ण हुआ था? 1869 में। मतलब स्वेज नहर जो है बनकर कब तैयार हुआ था? 1869 में। मतलब व्यापार के लिए इसे 1869 में खोला गया था। याद रखना है, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है? जोड़ता है। इसको याद रखना है। इसकी लंबाई 163 किलोमीटर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? आपको जहाजी नहर, याद रखना है। और स्वेज नहर के उत्तरी छोर को हम लोग क्या कहते हैं? तो पोर्ट आपको सैयद बोलते हैं, ठीक है ना। और दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? पोर्ट स्वेज कहते हैं। याद रखना है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कौन किया था? तो वो आपको कर्नल नासिर ने किया था। तीन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करा है कि 1992 में शांति स्थापना हेतु नाटो की सेनाओं ने कहाँ काम किया था? तो यह आपको बोस्निया में काम किया था। कहाँ काम किया था? बोस्निया में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, अगला करा कि जब कोई विदेशी शक्ति किसी राज्य का आर्थिक शोषण करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नव उपनिवेशवाद। याद रखिएगा कि जब किसी विदेशी शक्ति के द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र का क्या होता है कि आपको आर्थिक शोषण किया जाता है तो उसको कहते हैं नव उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं? नव उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं? अधिकांश देशों में आपको ऐसे ही परिस्थिति है। तो वही कह रहा है कि जब कोई बड़ी विदेशी शक्ति किसी राज्य का आर्थिक शोषण करती है तो उसको क्या कहते हैं? तो नव उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नव उपनिवेशवाद। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। आगे देखिए, अगला कह रहा है किसने यह आशा की कि तलवारों को हलों की फारों में क्या हो कि आपको बदला जाए? तो यह व्यक्ति है जिसका नाम है आइनिस
कार्ड, क्या है, आइनिस कार्ड। तो इन चीजों को देख लेना है। आगे देखिए, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम चलाया था, तभी थोड़ा देर पहले बताए थे, रोनाल्ड रीगन। कौन चलाया था, रोनाल्ड रीगन। देखिए यहीं पे बता चुके हैं। आगे देखिए, अगला है कि किस देश पर आरोप लगाया गया कि उसके पास जनसंहारक शस्त्र है और फिर उस पर 2003 में आक्रमण किया गया था। तो ये आपको इराक पर, आपको याद रखना है, ये जो इराक है, क्या है, इराक है। इस इराक पर जो अटैक हुआ था, कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है ना। और यह आपको अमेरिका और उसके समर्थित देशों के द्वारा, क्या है कि अमेरिका और उसके जो आपको सहयोगी देश है उसके द्वारा क्या हुआ था कि आपको अटैक किया गया था इराक पर, और सद्दाम हुसैन को क्या किया गया था कि आपको पकड़ लिया गया था। और सद्दाम हुसैन को क्या हुआ था कि आपको जो फांसी दिया गया था वो आपको 2006 में दिया गया था। कितना में दिया गया था, 2006 में। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि सद्दाम हुसैन को पकड़ा कब गया था, 2003 में। सद्दाम हुसैन कौन था, इराक का तनासा था, ठीक है। कहाँ का तनासा था, इराक का तनासा था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, क्या जानते हैं, ये जो इराक है, क्या है, इराक है, ठीक है ना। तो इस इराक ने क्या हुआ था कि खाड़ी जो युद्ध है उसको भी क्या हुआ था कि झेला था, जब यह कुवैत पर क्या हुआ था, कब्जा किया था। तो इन चीजों को देख लेना है। आगे देखिए, अब कह रहा है उत्तर कोरिया ने वर्ष 1950 में किस देश पर आक्रमण किया था, तो दक्षिण कोरिया पर। उसके बाद कह रहा है कि नई अवधारणा के अनुसार सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है आपको मानव की क्या करना है, सुरक्षा करना। क्या करना है, सुरक्षा करना। तो हम लोग इधर के प्रश्न को भी क्या कर लिए, देख लिए। तो देखिए, तो लास्ट के जो भी प्रश्न था उन सारे प्रश्नों का हम लोग क्या किए कि आपको एनालिसिस किए, क्या किए, एनालिसिस किए। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना, जानते हैं कि और भी कुछ प्रश्न है जो बचा हुआ है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो अभी वीडियो आपकी समाप्त नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी और भी क्लास चलेंगे। तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, किसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसे क्लियर कीजिए। का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बचा हुआ है जो है आपको बिम्स्टेक का गोवा सम्मेलन। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे बिम्स्टेक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, बिम्स्टेक के बारे में। क्योंकि देखिए, बिम्स्टेक का जो गठन हुआ था ना, वह आपको सार्क के विकल्प के तौर पर हुआ था। किसके तौर पर हुआ था, सार्क के विकल्प के तौर पर। तो आइए सबसे पहले हम इस बिम्स्टेक के बारे में क्या करते हैं कि आपको जानने का प्रयास करते हैं कि ये बिम्स्टेक आखिरकार क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, तो टॉपिक में हो जाएगा आपको बिम्स्टेक, क्या हो जाएगा, बिम्स्टेक, ठीक है ना। और ये जो बिम्स्टेक है, सबसे पहले इसका आपको पूर्ण रूप जानना क्या है कि आपको जरूरी है, क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले बिम्स्टेक का पूर्ण रूप जान लीजिए क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो ये जो बिम्स्टेक है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल। देखिए, इसका पूर्ण रूप थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। क्या है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक है ना। देखिए, याद रखिएगा कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इनिशिएटिव, क्या है, इनिशिएटिव फॉर, क्या हो जाएगा, फॉर मल्टी, क्या है, मल्टी सेक्टोरल, क्या है, मल्टी सेक्टोरल, सेक्टोरल टेक्निकल, क्या हो जाएगा, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, कॉपरेशन होगा, कॉरपोरेशन नहीं, ठीक है ना, कॉपरेशन। देखिए, तो ये इसका पूर्ण रूप हो गया, क्या हो गया, पूर्ण रूप हो गया। जरा सा इसके पूर्ण रूप को एक बार देखें कि कितना लंबा है बिम्स्टेक का पूर्ण रूप। कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, क्या है, इनिशिएटिव, ठीक है ना, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है ना, क्या है, सॉरी, कॉपरेशन। तो आइए इसके हिंदी को जानते हैं क्या है। तो ये आपको बंगाल की खाड़ी से संबंधित होगा, ये इस बात को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका हिंदी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। आपको बहुक्षेत्रीय, क्या हो जाएगा, बहुक्षेत्रीय, क्योंकि मल्टी सेक्टोरल का मतलब क्या हो गया, बहुक्षेत्रीय, क्या हो जाएगा, बहुक्षेत्रीय। तो देखिए, तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय, ठीक है ना, तकनीकी, क्या हो जाएगा, तकनीकी और, क्या हो जाएगा, तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, क्या हो जाएगा, तकनीकी और आर्थिक सहयोग, क्या है, आर्थिक सहयोग उपक्रम। यह आपको किसका पूर्ण रूप हो जाएगा, तो यह आपको बिम्स्टेक का जो आपको पूर्ण रूप है उसका यह हिंदी हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। और इसका गठन सार्क के विकल्प के तौर पर हुआ था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो गठन हुआ था वह कब हुआ था। तो देखिए, इसका गठन हुआ था
97 में। कब हुआ था? 1997 में। और 97 में डेट था वो आपको 6 जून। क्या था? 6 जून। इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो देखिए बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो आपको ढाका में। कहाँ है? ढाका में, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बिम्स्टेक में जो सदस्य राष्ट्र है वो कितने हैं? तो देखिए, तो बिम्स्टेक में जो सदस्य राष्ट्र क्या है? सदस्य राष्ट्र। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखना होगा कि बिम्स्टेक में 7 सदस्य राष्ट्र है। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। श्री भाभू, क्या है? श्री भाभू ने, ठीक है ना, बम थाईलैंड को दिया। किसको दिया? बम थाईलैंड को दिया। देखिए याद रहेगा कि श्री भाभू ने क्या किया कि बम जो है थाईलैंड को दिया। किसको दिया? थाईलैंड को दिया। अब आपको समझना है कि इससे सातों के सातों सदस्य राष्ट्र आ जाएंगे। तो देखिए, तो श्री से क्या हो जाएगा? तो श्री से श्रीलंका, क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ठीक है ना। उसके बाद भ से क्या हो जाएगा? तो आपको भारत, क्या हो जाएगा? भारत। उसके बाद भू से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको भूटान, क्या हो जाएगा? भूटान। उसके बाद न से जो हो जाएगा वो आपको नेपाल, क्या हो जाएगा? नेपाल। और ब से जो हो जाएगा वो आपको बांग्लादेश, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है ना। और इसके बाद म से जो हो जाएगा वो आपको म्यांमार, क्या हो जाएगा? म्यांमार। तो साथियों, हमने क्या देखा कि बिम्स्टेक में जो सदस्य राष्ट्र है वो आपको कितने हैं? तो देखिए, तो बिम्स्टेक में जो सदस्य राष्ट्र है वो आपको कितने हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, वो आपको 7 है। कौन कौन है? तो देखिए, तो श्री भाभू ने बम थाईलैंड को दिया, मतलब कि श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, ठीक है ना। उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार और आपको थाईलैंड। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे सदस्य राष्ट्र जो आपको बाद में जुड़ा था। जैसे आपको इसके गठन के बाद 1997 में जो जुड़ा था वो आपको म्यांमार जुड़ा था। कौन जुड़ा था? म्यांमार जुड़ा था। इन चीजों को याद रखना है। 2004 में आपको कौन जुड़ा था? देखिए, बिम्स्टेक में 2004 में जो जुड़ने वाला देश है उसमें आपको कौन कौन है? तो एक है आपको नेपाल। कौन है? नेपाल। और एक जो है आपको भूटान है। क्या है? भूटान है। इसका मतलब ये हो गया कि बिम्स्टेक का संस्थापक सदस्य जो हो गया वो कौन कौन हो गया, इस पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब देश तो आपको बाद में जुड़ा था। तो इसके अगर हम संस्थापक सदस्य की बात करते हैं तो बिम्स्टेक में संस्थापक सदस्य कौन हो जाएगा? तो देखिए, तो एक आपको श्रीलंका, भारत, क्या हो जाएगा? श्रीलंका, भारत, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको भारत हो गया। क्या हो गया? भारत हो गया। देखिए, क्या हो गया? श्रीलंका हो गया, भारत हो गया। उसके बाद देखिए इधर आपको कौन है? तो थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड है, ठीक है ना। क्या हो गया? थाईलैंड हो गया। थाईलैंड के अलावा एक देश और है जो बच गया, वो है आपको बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो ये सब आपको बिम्स्टेक का क्या है? तो संस्थापक सदस्य है। क्या है? संस्थापक सदस्य। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य कौन कौन है? तो आपको याद रखना होगा कि श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और आपको कौन है? तो ये जो बांग्लादेश है यह बिम्स्टेक का क्या है? तो आपको संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। तो इन चीजों को याद रखना है। 1997 में गठन के बाद सबसे पहले बिम्स्टेक में कौन जुड़ा था? तो वह आपको म्यांमार जुड़ा था। इन चीजों को याद रखना है। 1997 में 2004 में इसमें जो जुड़ा था वो आपको नेपाल और भूटान जुड़ा था। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से समझना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक का समिट जो है वो आपको कब कब हुआ है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो ये जो बिम्स्टेक का जो समिट्स है, मतलब सम्मेलन, क्या है? सम्मेलन, ठीक है ना। वो आपको कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले 2004 में, ठीक है ना, यह आपको बैंकॉक में हुआ था, यानी कि थाईलैंड में। क्या हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। उसके बाद है आपको 2008, क्या है? 2008। तो 2008 में ये आपको नई दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 2014। तो 2014 में आपको म्यांमार में हुआ था। क्या हुआ था? म्यांमार में। उसके बाद है 2018 में। तो 2018 में यह आपको नेपाल में हुआ था। क्या हुआ था? नेपाल में हुआ था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। इसका जो अगला सम्मेलन जो है वो आपको कहाँ हुआ था, यानी कि 2018 वाला वो आपको नेपाल के काठमांडू में हुआ था। और 2020 का जो आपको प्रस्तावित था वो आपको कहाँ था? भारत था। और 22 में जो इसका अगला प्रस्तावित है वो आपको श्रीलंका में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है? श्रीलंका में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो बिम्स्टेक के अब तक क्या वो आपको समिट हो चुका है? तो 4 को देखिए कौन कौन। तो 2004 में थाईलैंड, 2008 में नई दिल्ली, 2014 में म्यांमार और 2018 में नेपाल। और यह किसका विकल्प है जानते हैं? तो यह आपको सार्क के विकल्प के तौर पर इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले जो एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। वो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ समस्याएं पैदा करती है। किसी संस्था या संगठन में उसको जुड़ने का मतलब कि विकास कार्यों को क्या करना, वो रोक देता है, मतलब बहुत सारे अच्छे नहीं करती है, ठीक है ना। इस वजह से उसको क्या है कि आपको बिम्स्टेक में
जगह जो है वो आपको दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा बिम्स्टेक, तो इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक मतलब कोऑपरेशन, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, और इसका गठन कब हुआ था, तो 1997 में। इसका मुख्यालय क्या है, ढाका में, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। इसमें सदस्य राष्ट्र कितने हैं, तो वो आपको 7 है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य राष्ट्र है, तो 7 है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो श्री भाभू ने बम थाईलैंड को दिया, तो श्री से हो जाएगा श्रीलंका, भ से भारत, भू से भूटान, न से नेपाल, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, एम से क्या हो जाएगा, म से म्यांमार। इसमें से म्यांमार और थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, और बाकी जो देश है वो आपको दक्षिण एशिया के देश है। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। फिर कभी कभी प्रश्न निकल लिया जाएगा कि बताइए कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत आने वाले देश में कौन कौन है, तो उसमें आपको सार्क के सभी सदस्य हैं, जैसे कि आपको श्रीलंका हो गया, क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको भारत हो गया, क्या हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, क्या हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, क्या हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बांग्लादेश, क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के अलावा आपको पाकिस्तान हो गया, क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। पाकिस्तान के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको मालदीव, क्या हो जाएगा, मालदीव। मालदीव के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, तो आपको अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो ये सभी जो है दक्षिण एशिया के देश है, कहाँ के देश है, दक्षिण एशिया के देश है। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो इसमें से आपको देखते हुएगा कि श्रीलंका, भारत, ठीक है ना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी जो है आपको बिम्स्टेक का सदस्य है दक्षिण एशिया से। और दो को जो है दक्षिण पूर्व एशिया से, वो आपको थाईलैंड और म्यांमार जो है वो आपको बिम्स्टेक का सदस्य है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। और जहां भी दिक्कत हो आप लोगों को कमेंट करके क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कहा कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी, तो वो आपको 2005 में हुई थी। कितना में हुई थी, 2005 में, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे, ईस्ट एशिया समिट, ठीक है ना। क्या है, ईस्ट एशिया समिट, याद रखना है। ईस्ट एशिया क्या है, एशिया समिट, क्या है, समिट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी, तो 2005 में। कितना हुई थी, 2005 में हुई थी। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें क्या है कि आपको आसियान के सदस्य राष्ट्र, क्या होना है, आसियान के सदस्य राष्ट्र, और इसके अलावा आपको अन्य और भी देश है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम इसमें मेंबर्स की बात करते हैं, क्या करते हैं, मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए इसमें मेंबर्स कौन होगा, इसमें जो मेंबर्स है वो आपको सबसे पहले तो आपको आसियान कंट्रीज, कौन है, आसियान कंट्रीज। इसको आपको याद रखना है कि इसमें जो मेंबर है कौन है, आसियान कंट्रीज। तो देखिए आसियान कंट्रीज में कौन कौन आएंगे, तो इस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते थे। आपको ट्रिक याद होगा कि इस फिल्म में कथावी बुनेंगे, तो इससे हो जाएगा इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपको स से सिंगापुर, क्या हो जाएगा, सिंगापुर, क्या हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है ना। उसके बाद फ से हो जाएगा फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस, ठीक है ना। उसके बाद ल से जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, लाओस, क्या हो जाएगा, लाओस। लाओस के बाद जो हो जाएगा वो आपको म्यांमार, क्या हो जाएगा, लाओस। हाँ, मलेशिया पहले रखिए, क्या रखिए, मलेशिया, ठीक है ना। मलेशिया के बाद जो हो जाएगा म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार। याद रखना इन चीजों को, ठीक है ना। म्यांमार के बाद जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, कंबोडिया, क्या हो जाएगा, कंबोडिया। कंबोडिया के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको थाईलैंड, क्या हो जाएंगे, थाईलैंड। थाईलैंड के अलावा जो हो जाएगा वो आपको वियतनाम, क्या हो जाएगा, वियतनाम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वियतनाम, क्या हो जाएगा, वियतनाम, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि इस फिल्म, क्या है, फिल्म में कथावी ब्रुनेई है, क्या है, ब्रुनेई है। तो देखो तो नंबर तो कहीं पर मिस नहीं हुआ कि इस हो जाएगा इंडोनेशिया, स से सिंगापुर हो गया, इस फिल्म, फ से हो जाएगा फिलीपींस, ल से लाओस, म से मलेशिया। तो इस फिल्म में, ठीक है ना, कथावी ब्रुनेई है, क्या है, कथावी ब्रुनेई है, ठीक है, कथावी। तो थ से हो जाएगा थाईलैंड, बी से आपको क्या हो जाएगा, तो आपको वियतनाम, और उसके बाद जो हो जाएगा आपको ब्रुनेई, क्या हो जाएगा, ब्रुनेई। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि आसियान के यह आपको 10 मेंबर्स जो है वो आपको क्या है कि आपको पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का क्या है कि आपको मेंबर्स है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रों में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको कौन हो जाएगा, तो जैसे आपको कि सबसे पहले आपको चीन, भारत, क्या हो जाएगा कि आपको चीन, भारत याद रखिएगा। किसके अलावा कौन, जहाँ चाइना वहाँ भारत, क्या है, भारत। जहाँ ऑस्ट्रेलिया वहाँ न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। क्या है कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया वहाँ कौन हो जाएगा, तो आपको न्यूजीलैंड, क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ अमेरिका, क्या है, अमेरिका, वहाँ रूस, क्या हो जाएगा, अमेरिका, जहाँ क्या हो जाएगा आपको रूस, क्या हो जाएगा, रूस। तो इस प्रकार से देखिए तो इसमें आपको चीन हो गया, ठीक है। चीन के अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो हो जाएगा वो आपको भारत हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, रूस हो गया, क्या हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, क्या हो गया, अमेरिका हो गया। इसके अलावा आपको जापान, क्या है,
जापान, जापान के अलावा आपको कोरियाई गणतंत्र, क्या है, कोरियाई गणतंत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है इसमें आपको कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हुए, तो आपको आसियान के सभी सदस्य राष्ट्र, इसके अलावा आपको चीन, भारत, ठीक है ना, एक साथ याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ, अमेरिका, रूस एक साथ, जापान, कोरिया एक साथ। तो ये सभी जो है आपको क्या है, तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के क्या है, कि आपको सदस्य है, क्या है, सदस्य है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना, और इसका उद्देश्य क्या था, तो इस क्षेत्र में यानी कि जो आसियान वाले क्षेत्र है, ठीक है ना, इसके अलावा ये जो भी मतलब क्या होता है कि रीजन से आते हैं, इन सारे क्षेत्रों में क्या करना है कि आपको शांति स्थापना करना, सुरक्षा को स्थापित करना, समृद्धि को बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो भारत ने अपने पूर्व की ओर देखो नीति के तहत क्या हुआ था कि आपको आसियान जैसे जो आपको कंट्रीज है उससे अपना संबंध जो है वो आपको अच्छा बनाया, क्या हुआ, अच्छा बनाया। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए कि मतलब इस एशिया समिट जो है वो आपको कब मतलब यह स्थापित हुआ था, तो हम क्या कहेंगे कि यह आपको 2005 में स्थापित हुआ था। इसमें मेंबर्स कौन है, तो आपको आसियान कंट्री, तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको जकार्ता में, कहाँ है, जकार्ता में। जकार्ता जो है आपको इंडोनेशिया की राजधानी, तो यहाँ से आइए कुछ देशों की राजधानी को हम लोग क्या कहते हैं जान लेते हैं। आप लोग इसको रिकॉल करके क्या करेंगे कि अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात कि आपको वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी लेना है। जैसे देखिए इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी है। फिलीपींस की राजधानी जो है वो आपको मनीला है। लाओस की राजधानी वियंतिन है। मलेशिया की राजधानी कोलंबोर है, ठीक है। इसके बाद है आपको म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी जो है वो आपको नेपिदा है। कंबोडिया की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी जो हो गया नोम पेन। थाईलैंड का बैंकॉक। वियतनाम का हो गया आपको कहाँ, तो हनोई। उसके बाद ब्रुनेई की राजधानी या आपको बंदर से रिबागवान। चीन की राजधानी बीजिंग। भारत की जो राजधानी है वो आपको नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो हो गया वो आपको केनवारा याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का जो हो गया विलिंगटन, ठीक है ना, इसको याद रखना। अमेरिका की राजधानी जो हो गया वो आपको वाशिंगटन डीसी। रूस का हो गया मॉस्को। जापान का हो गया टोक्यो। कोरिया में 2 कोरिया, ठीक है। एक आपको उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है, ठीक है ना। तो आप लोग को इन चीजों को क्या करना है कि गूगल करके बढ़िया से सारी चीजों की राजधानी को भी देख लेना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखिए इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस लेसन से पूछे जाने वाले कोई क्वेश्चन जो है वो आपका छूटेगा तो नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन करा है 1971 में भारत ने किस देश के साथ मित्रता, शांति व सहयोग की संधि की थी, तो सोवियत संघ के साथ, ठीक है ना। तो बस यही क्वेश्चन एक छूटा था, तो आप इसे क्या कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। और इस क्लास में हम लोग क्या किए हैं जानते हैं कि आपको जो सेक्शन बी है पॉलिटिकल साइंस का, SBPD का, ठीक है ना, उसका 7वां लेसन है समकालीन विश्व में क्या है कि आपको सुरक्षा, क्या है, सुरक्षा। उसको हम लोग क्या किए कि आपको क्लियर किए। देखिए यही है, ठीक है ना। और वो आपका जो लेसन है, एक बार लेसन को भी दिखा देते हैं कि वो लेसन कौन है, ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। देखिए 7वां लेसन है, क्या है, 7वां लेसन है। तो आप लोगों को बढ़िया से इसे क्या करना है कि देख लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ होंगे समझ में आगे होंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं कि विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।